हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे थर्मल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का 2.1 एंड 2.2। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का 2.3 फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स का फंडामेंटल्स लॉ है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फंडामेंटल लॉ है। The zeroth law of thermodynamics states that when two systems are in thermal equilibrium with third one, then all three are in thermal equilibrium with each other। ये स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि थर्मल क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर, हीट। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया बराबर, इक्वल। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है जब दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम तीसरे सिस्टम के साथ में है, तो ऑल थ्री जो तीनों सिस्टम होंगे आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जब दो सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा तीसरा सिस्टम के साथ, तो तीसरा सिस्टम भी आपस में पहला और दूसरा के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम मुझे याद रखना है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे कंसेप्ट देता है टेम्परेचर का। तो अब मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको बताना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे तीन सिस्टम है, ए, बी और सी। तो यहाँ पे क्या है कि ए जो है सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी जो सिस्टम है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे जो ए थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, सी के साथ। यहाँ पे क्या है कि जो ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जो इस लॉ को फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक ऐसा कंसेप्ट देता है टेम्परेचर के बारे में मुझे बताता है। इट्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी बैलेंस होता है आपस में बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor destroyed. Energy can only be transferred or changed from one form to another form. एनर्जी क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ हीट। हीट क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ना एनर्जी को हम बना सकते हैं, नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना इसे हम समाप्त कर सकते हैं। एनर्जी को हम बस एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो मुझे इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इसका इक्वेशन है डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे यू क्या है, यू इज द इंटरनल एनर्जी और डेल्टा लगा हुआ है। डेल्टा का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्यू क्या है, क्यू इज ए नेट हीट ट्रांसफर और डब्ल्यू इज द नेट वर्क डन। अब क्यू और डब्ल्यू सिस्टम पे जो हम हीट दे रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, इनटू द सिस्टम या आउट ऑफ द सिस्टम, दोनों का सम करके वहां पे हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। और जो डब्ल्यू है नेट वर्क डन, सिस्टम पे जो काम हो रहा है ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। ये जो आपको फॉर्मूला है इसमें आपको क्या करना है कि हम पिछले जो हम बताया था उसमें आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि क्यू और डब्ल्यू का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस का क्या होता है। आपके इस इक्वेशन के हेल्प से आपको वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछता है। तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। प्लस माइनस जो साइन है आपको साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये मुझे इंट्रोपी का कंसेप्ट देता है। इंट्रोपी क्या होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स का है
जो रैंडमनेस के बारे में बताता है कि कोई भी सिस्टम है उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका रैंडमनेस कितना है, वो इंट्रोपी का कंसेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देता है। तो इंट्रोपी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड डिटरमाइंस वेदर दे आर इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल। जो इंट्रोपी है मुझे ये बताता है कि कोई प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है। तो मुझे जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये दो स्टेटमेंट मुझे बताता है, दो स्टेटमेंट को देता है। फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सेकेंड है क्लॉसियस स्टेटमेंट। फर्स्ट देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच ऑपरेट्स इन ए साइकिल whose sole effect is to convert heat into equivalent work। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मुझे ये बताता है, जिसके अंतर्गत केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, मुझे ये बताता है कि कोई भी ऐसा मशीन नहीं हम बना सकते हैं जिसमें हम जितना हीट दिए, हीट एनर्जी दिए, ओवर 100% वर्क एनर्जी में ट्रांसफर हो जाए। ऐसा मशीन को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। इस तरह का मशीन को हम नहीं बना सकते हैं जिसका एफिशिएंसी 100% हो। ये मुझे बताता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ये बताता है क्लॉसियस स्टेटमेंट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए डिवाइस which work on a cycle and produce no other effect other than heat transfer from a cold body to a hot body। इससे समझने के लिए एक मैंने पिक्चोरियल डायग्राम इसमें डाला है। इसमें क्या है, ऊपर में हॉट रिजर्वायर है, नीचे में कोल्ड रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का मतलब हो गया कि वहां पर टेम्परेचर हाई है, नीचे में टेम्परेचर कम है। जब भी जो टेम्परेचर होगा किसी भी बॉडी में हाइयर बॉडी टू लोअर बॉडी ट्रांसफर करता है। ये स्टेटमेंट ये बताता है अगर लोअर बॉडी से हायर बॉडी में टेम्परेचर को ट्रांसफर करना है तो वहां पे सम एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट मुझे ये बताता है कि टेम्परेचर को हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोनों का इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस का मतलब हो गया समानांता, कि दोनों इक्वेशन का क्या समानांता है, क्या भिन्नता है। तो ये बताता है क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर इक्विवेलेंट इन देयर कंसीक्वेंसेस। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया बराबर, कंसीक्वेंस का मतलब हो गया उसका परिणाम, जो नतीजा निकलता है। अगर हम किसी भी इक्वेशन को मुझे मिलता है, कोई प्रॉब्लम अगर मुझे न्यूमेरिकल में आता है, अगर दोनों का कंसेप्ट लगाकर उसको हम बनाएंगे तो दोनों का क्या है कि जो नतीजा आएगा मुझे बराबर ही मिलेगा। सेकेंड पोजीशन में क्या है, एनी डिवाइस दैट वायलेट्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑल्सो वायलेट्स द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ऐसा डिवाइस जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट्स करता है, वायलेट का मतलब हो गया उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है, तो वह क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी नहीं मानेगा। आपस में दोनों को कोरिलेट है। अगर कोई भी सिस्टम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट्स कर रहा है तो क्लॉसियस को भी वायलेट्स करेगा। अगर कोई सिस्टम क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट्स कर रहा है तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को भी वायलेट्स करेगा। नेक्स्ट है जो कंसिक्वेंसेस ऑफ एवं टू स्टेटमेंट था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, दोनों को पिक्चोरियल डायग्राम से यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है, और ऊपर में जो रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 है। अगर एक इंजन, एक डिवाइस क्लॉसियस को वायलेट्स करेगा तो वह केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट्स करेगा, क्योंकि दोनों का नतीजा कंसिक्वेंस होता है, दोनों का इक्विवेलेंट आता है। तो अगर इस एक से परिणाम गलत आएगा तो दूसरा से भी गलत आएगा, अगर एक से सही रहेगा तो दूसरा से भी सही रहेगा। नेक्स्ट है परपेचुअल मोशन मशीन, PMM। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, निरंतर। वैसा मशीन
जो निरंतर चलता रहे। तो परपेचुअल मोशन मशीन एक ऐसा मशीन है जो थर्मोडायनेमिक्स के नियम को उल्लंघन करता है। परपेचुअल मोशन मशीन इज द मशीन विच वायलेट्स द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फर्स्ट हम लोग को दो पढ़ना है, PMM1 एंड PMM2। फर्स्ट है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, a machine that does not follow the first law of thermodynamics or law of conservation of energy would be termed as perpetual motion machine of first kind, that is PMM1। वह ऐसा मशीन जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम को उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, उसे हम परपेचुअल मोशन मशीन 1 बोलते हैं। सेकेंड है परपेचुअल मोशन मशीन 2। परपेचुअल मोशन मशीन 2, PMM2। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड आर दोज मशीन दैट वायलेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन 2 है जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, पालन नहीं करता है। Because such machine will observe continuously heat energy from a single thermal reservoir and will convert the observed heat completely into work energy। तो मैंने बताया था आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो उसमें था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अंतर्गत जो Q का वैल्यू होता है, मतलब हीट एनर्जी 100% वर्क एनर्जी में ट्रांसफर नहीं करता है, वो क्या था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। लेकिन परपेचुअल मोशन मशीन बोल रहा है कि जो सोर्स है, हीट का सोर्स है, एक मशीन लगा हुआ है जो जितना हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो वर्क एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, जो मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उल्लंघन कर रहा है, उस नियम को नहीं पाल रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन। अगर इनके ऐसा हो गया कि अगर हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 100%, क्योंकि जितना हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो वर्क एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देन द एफिशिएंसी विल बी 100%। तो इस तरह का मशीन का एफिशिएंसी कितना है, 100% हो जाएगा। तो याद रखना है परपेचुअल मोशन मशीन 2 का एफिशिएंसी 100% होता है। जो हम लोग पढ़े एवं परपेचुअल मोशन मशीन 1 एंड परपेचुअल मोशन मशीन 2 ये सिस्टम में पाया नहीं जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है रूल को, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को वायलेट करता है। इसलिए हम लोग को स्टडी करना है परपेचुअल मोशन मशीन। तो हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें, हम लोग ने शुरू से देखा, फर्स्ट में मैंने देखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हम लोग ने देखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने पढ़ा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू।